स्वागत है आपका कहानियों की बैठक में। कहानी का नाम है रंग प्यार के। आज रमेश जी के रिटायरमेंट के दिन ऑफिस में पार्टी थी। इस अवसर पर उनका बेटा वरुण, बहू सीता और बेटी रोमी अपने पति के साथ आई हुई थी। सभी खुश थे। उनकी पत्नी उर्वशी की खुशी आज देखते ही बनती थी। रमेश जी की फरमाइश पर वह आज ब्यूटी पार्लर से सज कर आई थी। उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वह बहुत सुंदर लग रही थी। विदाई के क्षणों में ऑफिस के सभी कर्मचारी भावुक हो रहे थे। यहाँ रमेश जी ने पूरे 30 बरस तक नौकरी की थी। वे हर कर्मचारी के सुख दुख से परिचित थे। यह उनके कुशल व्यवहार का परिणाम था कि वे ऑफिस के हर कर्मचारी के परिवार के साथ पूरी तरह जुड़े हुए थे। उन्होंने हर एक के सुख दुख में पूरा साथ दिया था, जैसा कि हर एक के साथ होता है। इस अवसर पर सब उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अंतर इतना था कि उनकी तारीफ झूठी नहीं थी। कहने वालों की आंखें बता रही थी कि उन्हें रमेश जी की रिटायरमेंट पर कितना दुख हो रहा है। हर कोई उनके बारे में कुछ न कुछ अपना अनुभव बांट रहा था। ये देखकर उर्वशी की आंखें फिर नम हो गई थीं। रमेश जी ने उन्हें कभी इतना कुछ नहीं बताया था जितना आज ऑफिस के कर्मचारी बता रहे थे। उनके साथ काम करने वाली आया फफक फफक कर रो पड़ी। बाबूजी, आज लगता है जैसे मेरा यहाँ कोई नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते शांति, यहाँ पर इतने लोग हैं। आप मेरे पिता समान हैं। आपके रहते मुझे लगता था मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। आप सब संभाल लेंगे। अब क्या होगा? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? रमेश जी ने उसे समझाते हुए कहा। ढेर सारे उपहारों के साथ देर रात तक बच्चों के साथ वे घर लौट आए थे। सभी थके हुए थे। कुछ देर बाद वे सो गए। उर्वशी को भी नींद आ रही थी। उसे सुबह जल्दी उठना था। रोज सुबह 5 बजे उठकर वह सबसे पहले रमेश जी को चाय थमाती और उसके बाद घर के और कामों में लग जाती। आज जैसे ही अलार्म बजा, उर्वशी ने देखा रमेश जी उसके लिए चाय लेकर खड़े थे। तुम कब उठे? अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। चाय बनाने की क्या जरूरत थी? ये तुम नहीं समझोगी उर्वशी। मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी रिटायरमेंट के बाद मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आज सुबह चाय पिलाकर तुमने मेरा पूरा रूटीन खराब कर दिया। वह कैसे? मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारे लिए कुछ करके होती थी। अब छोड़ो इस बात को और मेरे साथ बैठकर आराम से चाय का आनंद लो। अभी बच्चे सो रहे हैं, तब तक हम तुम बातें करते हैं। बातों के लिए सारा दिन बड़ा है। अच्छा बताओ, चाय कैसी बनी है? मुझे एक ही काम आता है, इसके अलावा तुमने मुझे कभी कुछ करने ही नहीं दिया। तुम्हारे पास इन सब के लिए फुर्सत कहाँ थी? सुबह से लेकर शाम तक परिवार के लिए काम करते रहते थे। ये सब तुम्हारे सहयोग के कारण ही संभव हो सका उर्वशी, वरना मेरे बस का कुछ नहीं था। कैसी बातें करते हो? आज तुम्हारी मेहनत की बदौलत दोनों बच्चे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। ये सब तुम्हारे कारण संभव हुआ है। उर्वशी, मैंने जीवन में केवल काम पर ध्यान दिया। मेरी कमाई का सही उपयोग तुमने किया। तुम्ही ने बच्चों और उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया। मुझे कभी इन बातों का एहसास भी नहीं होने दिया। आज सुबह से मेरी ही तारीफ करते रहोगे या मुझे काम भी करने दोगे? मेरा बड़ा मन था रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाऊं। रहने दो, तुम्हारे साथ काम करने में मुझे घंटों लग जाएंगे। घर पर बच्चे आए हैं, मुझे जल्दी से सारा काम निपटाना है। जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर रमेश जी व्यायाम करने लगे और उर्वशी अपने काम पर लग गई। उन्होंने सोच लिया था कि वे पत्नी को हर प्रकार का सुख देने का प्रयास करेंगे। नौकरी करते हुए उन्होंने कभी परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाई। वे एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। छुट्टी के एवज में काम करने के उन्हें रुपए मिलते थे, इसीलिए उन्होंने कभी बेवजह छुट्टी तक नहीं ली। वे उर्वशी तथा बच्चों को घुमाने भी नहीं ले जाते थे। उनकी आय के साधन इतने नहीं थे कि वे बच्चों और पत्नी को आलीशान जिंदगी दे सकें। ये बात उन्हें बहुत खटकती थी, लेकिन मजबूर थे। इस उम्र में आकर उनके पास समय और थोड़े बहुत रुपए भी थे जो उन्हें रिटायरमेंट पर मिले थे। वे इससे उर्वशी की उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे जिसे वे नौकरी में तवज्जो ना दे सके थे। कुछ देर बाद बच्चे सोकर उठ गए। वे अभी तक कल की पार्टी की ही चर्चा कर रहे थे। 2 दिनों बाद वरुण और सीता को जाना था।
वरुण बोला, पापा आप दोनों हमारे साथ चलिए, कुछ दिन हमें घर पर सुकून से गुजारने दो बेटा। मेरा घर आप ही का घर है। ये बात तो है, लेकिन इस घर पर इतने साल गुजारे हैं, लेकिन कभी इसे इतना समय नहीं दे सका जितना देना चाहिए था। आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। आपने जो किया वह अपनी क्षमताओं से बढ़कर किया और हमें इस पद तक पहुंचाया। इसमें मेरा नहीं, तुम्हारी मम्मी का योगदान ज्यादा है। मम्मी आपकी अर्धांगिनी है, उन्होंने हर सुख दुख में आपका पूरा साथ दिया है। मैं चाहता हूँ अब रिटायरमेंट के बाद उसे पहले कहीं घुमाने ले चलूं। अच्छा, सेकंड हनीमून मनाना चाहते हैं? आजकल के जमाने में शायद बच्चे इसे यही कहते हैं, लेकिन हमने कभी परिवार के साथ रहकर अपना पहला हनीमून भी नहीं मनाया। घर गृहस्थी में ऐसे फंसे रहे कि इस बारे में सोचने की ना तो फुर्सत थी और ना ही कोई आकांक्षा। तुम्हारी मम्मी ने अपनी ओर से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं अब उसे वह सब देना चाहता हूँ जिसकी वह हकदार थी। ठीक है पापा, आप जो करना चाहें वह करें, और जब फुर्सत मिल जाए तब प्लीज हमारे पास चले आना। हम भी मम्मी को कुछ दिन के लिए आराम देना चाहते हैं। 2 दिन मम्मी पापा के साथ घर पर बिताकर वरुण और सीता वापस चले गए थे। अगले दिन रोमी भी चली गई। उर्वशी और रमेश जी को घर सूना सूना लग रहा था। उदास मत हो उर्वशी, हम दोनों भी कहीं घूमने चलते हैं। मुझे तो घर पर ही अच्छा लगता है। अपना घर तो अपना होता है, लेकिन बदलाव के लिए कभी कभी घर से बाहर घूमने भी जाना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, उसका अनुभव भी लेना चाहिए। अब इस उम्र में अनुभव लेकर क्या करेंगे? घूमने की कोई उम्र थोड़ी ही होती है। अपना सामान पैक कर लो। मैंने घूमने के लिए 2 हवाई टिकट पहले ही बुक करा दी हैं, मुझसे पूछे बगैर ही। जानता था तुम इसी के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं समझी। हम कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर घूमेंगे। कुछ दिन ठंडी वादियों का मजा उठाएंगे। दिल में गुलमर्ग घूमने की बड़ी तमन्ना थी, अब जाकर पूरी होगी। उनके कहने पर उर्वशी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। यह उसकी पहली हवाई यात्रा थी। उसे हवाई जहाज में बैठने में डर लग रहा था। यह बात रमेश जी महसूस कर रहे थे। डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतने रुपए खर्चने की क्या जरूरत थी? बस हर समय एक ही बात बोलती हो। अब रुपए बचाने की जरूरत क्या है? अपना घर है, बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास जो कुछ है उसे घूमने फिरने पर खर्च करेंगे। मुझे फिजूल खर्ची पसंद नहीं। ऐसा मत कहो उर्वशी, घूमना फिरना कभी बेकार नहीं जाता। तुम यहाँ की सुंदर वादियों में घूमकर अपने आप को तरोताजा महसूस करोगी। रमेश जी की बात सच थी। उर्वशी के मन में भी कब से कश्मीर देखने की इच्छा थी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आते आते वह मुरझा गई थी। रमेश जी के उत्साह ने उसे हवा दी तो वह फिर से तरोताजा हो गई। हफ्ते भर तक दोनों कश्मीर की वादियों में घूमते रहे। रमेश जी उनकी हर इच्छा का सम्मान करते थे। लगता ही नहीं था कि वे 60 बरस के हो गए हैं। वे दोनों अपने आप को उम्र के इस पड़ाव पर भी युवा महसूस कर रहे थे। 1 हफ्ते बाद वे अपने साथ कश्मीर की ढेर सारी यादें लेकर वापस लौट आए थे। रमेश जी बोले, मेरी एक इच्छा तो पूरी हो गई है, और भी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हो? इच्छाओं का क्या है, एक पूरी होती है 10 सिर उठा लेती हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ उर्वशी। अब हमारे तुम्हारे पास समय ही समय है, जब जी चाहेगा उन्हें पूरा कर लेंगे। काम को कभी टालना नहीं चाहिए, मौका मिलते ही उसे प्राथमिकता देकर पूरा कर लेना चाहिए। रमेश जी बोले। अब वे उर्वशी की हर तरह से मदद करने के लिए तत्पर रहते। ये बात उर्वशी भी अच्छी तरह जानती थी। रिटायरमेंट के 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। वरुण बार बार फोन करके उन्हें अपने पास बुला रहा था और रमेश जी इसे टाले जा रहे थे। एक बार वरुण और सीता के पास होकर आ जाते हैं, उसे भी अच्छा लगेगा। कितना कह रहा है, तुम जानती हो उसके पास जाकर क्या होगा? वह हमें ड्राइंग रूम में सजे शोपीस की तरह एक जगह पर बिठा देगा और कुछ नहीं करने देगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। आजकल के जमाने में ऐसी औलाद कहाँ मिलती है जो मम्मी और पापा का इतना ख्याल रखे। जानता हूँ, फिर भी मैं अपने को उस माहौल में ढाल नहीं पाता। मैंने इतने बरस बड़े बाबू की नौकरी की है,
काम में मेरा दिल लगता है, खाली बैठे समय ही नहीं कटता। ये बात उसे कैसे समझाऊं? रमेश जी बोले तो उर्वशी चुप हो गई। वह जानती थी वरुण उनका बहुत ख्याल रखता है, इसी कारण रमेश जी का समय काटे नहीं कटता था। तुम उसे समझा दो, हम कुछ समय बाद आएंगे। ठीक है, कह दूंगी। एक बार उनकी इच्छा का भी मान रख लो। रिटायरमेंट के बाद रमेश जी सही माने में जीवन का मजा ले रहे थे। एक शाम वे शहर के मशहूर लच्छू हलवाई से उर्वशी के लिए समोसे लेकर आ रहे थे। तभी वह घट गया जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की। एक तेज मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। वे इस टक्कर से दूर गिर पड़े। उनके दिमाग पर चोट आई थी और मोटरसाइकिल का पहिया पैर पर चढ़ गया था। एक्सीडेंट की बात सुनकर उर्वशी धक रह गई। उसने तुरंत वरुण और रोमी को खबर की। दूसरे दिन ही वे घर पहुंच गए। रमेश जी को अभी होश नहीं आया था। उर्वशी का रो रो कर बुरा हाल था। तीसरे दिन रमेश जी को होश आया। डॉक्टर, पापा बोल क्यों नहीं रहे? सिर पर चोट के कारण इनके दिमाग में खून का थक्का जम गया है। इसके कारण इन्हें पैरालिसिस अटैक हो गया है। इसी वजह से ये जुबान नहीं चला पा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वही जो मरीज की हालत बता रही है। इनका बायां हाथ और पैर भी काम नहीं कर रहा है और उसी पैर की हड्डियां भी टूट गई हैं जिस पर प्लास्टर चढ़ा है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, इन्हें चलने में कितने दिन लगेंगे? वरुण ने पूछा। अभी कुछ कहना मुश्किल है, कुछ दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद ही सही स्थिति सामने आ पाएगी। उर्वशी के लिए एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। वरुण और रोमी मम्मी को ढांढस बंधा रहे थे। हिम्मत रखिए मम्मी, पापा ठीक हो जाएंगे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी नौबत आएगी। आप भी टूट जाएंगी तो पापा का क्या होगा? रोमी बोली। उर्वशी कुछ देर के लिए शांत हो गई, लेकिन पति की हालत देखकर उसे रोना आ रहा था। एक हफ्ते बाद भी रमेश जी बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनका मुंह थोड़ा तिरछा हो गया था और जुबान नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। होश आने पर उर्वशी को देखकर रमेश जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उर्वशी ने झट से उन्हें पोंछ दिया। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, हिम्मत रखिए। रमेश जी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। दाएं हाथ के इशारे से उन्होंने कुछ कहा। उर्वशी ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उन्हें हिम्मत बंधाने लगी। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद वे घर आ गए थे। वरुण ने उनके लिए नर्स का इंतजाम कर दिया था। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था उनकी स्थिति में सुधार बहुत धीरे धीरे होगा। किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखिएगा। डॉक्टर की बात सही थी। 1 महीने बाद उनकी जुबान थोड़ी बहुत चलने लगी और वह हकलाते हुए अपनी बात कहने लगे। पापा की हालत में सुधार देखकर वरुण उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उर्वशी ने मना कर दिया। तुम चिंता मत करो बेटा, यहाँ पर मैं हूँ और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं। सबसे बड़ी बात डॉक्टर यहीं पर है जो उन्हें देख रहे हैं। कोई ऐसी बात होगी तो मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगी। तुम वापस काम पर जाओ। कब तक यहाँ रहोगे? आप अकेले इतना सब कुछ कैसे संभालेंगी मम्मी? तुम मेरी हिम्मत हो बेटा, मेरी चिंता मत करना, मैं उन्हें देख लूंगी। कहते हुए उर्वशी की आंखें भर आई थीं। वह जानती थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने जीवन में कभी नहीं उठाई। पहली बार किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसे करने के लिए तैयार हो गई थी। भारी मन से वरुण काम पर चला गया। रोमी कुछ दिन पहले चली गई थी। अब घर पर रमेश जी और उर्वशी रह गए। 1.5 महीने बाद पैर से प्लास्टर कट गया था, लेकिन वे चलने की स्थिति में नहीं थे। उनके दाहिने हाथों और पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। नर्स उनके सारे काम कर रही थी। रमेश जी उसके साथ अपने को असहज महसूस करते। जीवन में उन्होंने कभी किसी पराई स्त्री को छुआ नहीं था। ये बात उन्होंने उर्वशी को बता दी। उनकी भावनाओं का ख्याल करते हुए वह नर्स की जगह खुद ही उनके काम करने लगी। शुरू में बड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। वह व्हील चेयर पर बैठाकर उन्हें बाथरूम तक ले जाती, उन्हें नहला धुलाकर बरामदे में बैठा देती। आते जाते लोगों को देखकर रमेश जी का मन लगा रहता। उनकी स्थिति बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो गई थी। दिमाग में चोट आने की वजह से अक्सर वे चुप ही रहते।
मिलने आने वाले उन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते। ये बात उन्हें बड़ी अखरती थी। वे खुद भी एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार इंसान थे। वे जानते थे कि इस उम्र में उनके लिए ऐसी हालत में क्या उचित है और क्या अनुचित। लेकिन जब शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे तो वे क्या कर सकते थे। हर एक का नसीहत देना उन्हें चिड़चिड़ा बना रहा था। ये बात उर्वशी भी महसूस कर रही थी, लेकिन वह किसी को कुछ कहने से रोक नहीं सकती थी। एक दिन रमेश जी बोले, उर्वशी, लोग मुझसे मिलने क्यों चले आते हैं? तुम्हारा हालचाल पता करने आते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे हुआ क्या है? मैं तुम्हारे अलावा किसी पर बोझ नहीं हूँ, फिर लोगों को मुझसे इतनी सहानुभूति क्यों है? सबका बात करने का अपना तरीका होता है। आप उनकी बात का बुरा मत माना करो। एक ही बात सब लोग कहें तो बुरी लगती है। मुझे ये सब पसंद नहीं। तुम उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया करो। बात समझने की कोशिश कीजिए। हम दुनिया से कटकर नहीं रह सकते। उर्वशी ने अपनी असमर्थता जाहिर की तो रमेश जी को अच्छा नहीं लगा। ऐसी हालत में उन्हें किसी से सहानुभूति नहीं, हिम्मत चाहिए थी। ऐसी हालत में हर कोई उन्हें सहानुभूति के साथ दो चार बातें भी सुना रहा था। यह बात वे सहन नहीं कर पा रहे थे। एक झटके में उनके सारे सपने बिखर गए थे। क्या सोचा था और क्या हो गया। ऊपर से दुनिया भर की बातें, ये सब उनके लिए असहनीय हो रहा था। उर्वशी भी मजबूर थी। हफ्ते में एक दिन डॉक्टर घर आकर देख जाते। दोपहर में एक नर्सिंग असिस्टेंट आकर जरूरी काम कर चला जाता। इसके अलावा उनकी सारी ज़रूरतें उर्वशी पूरी कर रही थी। वह महसूस कर रही थी कि रमेश जी दिन प्रतिदिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। आज तक उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। अब शब्दों का इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी। अब जरा सी भी मन की बात ना होती तो वे अपना आपा खो देते और उर्वशी के लिए कुछ कुछ बोलने लगते। एक दिन तो हद ही हो गई। उर्वशी किचन में काम कर रही थी। रमेश जी ने उन्हें आवाज लगाई, शायद वह सुन न सकी। कुछ देर बाद जब वह उनके पास आई तो उन्होंने सामने मेज पर रखा हुआ खाली गिलास उठाकर उस पर दे मारा। संयोग था कि उर्वशी ने हाथ से गिलास रोक दिया, वरना उससे उसे चोट लग सकती थी। ये क्या कर रहे हो? कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अब तुम्हारे लिए भी मैं एक बेकार की चीज हो गया? कैसी बातें करते हो? मैं किचन में खाना बना रही थी। कुकर की सीटी में मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं तुम जैसी औरतों से तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुम मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? उनकी कर्कश बात सुनकर उर्वशी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे बहुत बुरा लगा। फिर भी उनकी तबीयत को ध्यान में रखकर उसने इसे दिमाग से निकाल दिया और उनकी खिदमत में लगी रही। उर्वशी का ठंडा व्यवहार रमेश जी को रास नहीं आया। उस दिन से वे हर समय उसे उकसाने की बात करते रहते। उर्वशी भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी जो उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही थी। एक हफ्ते बाद डॉक्टर गुप्ता से उर्वशी ने उनके बदले हुए व्यवहार की चर्चा की। वे बोले, जैसा कि इनकी रिपोर्ट बता रही है, इनकी तबीयत में पहले से कोई गिरावट नहीं आई है। फिर यह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये बात मेरी समझ से परे है। दिमाग की सूजन भी धीरे धीरे कम हो रही है। पता नहीं ये हर समय गुस्से में क्यों रहते हैं। मुझे अपने नजदीक बिल्कुल सह नहीं पाते। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि कई बार झेलना मुश्किल हो जाता है। वे मेरे पति हैं, इसीलिए मैं उन्हें अनसुना करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। दिल पर उनकी बातों का बहुत समय तक असर रहता है। आप चिंता मत करें, मैं 2 या 3 दिनों में किसी मनोचिकित्सक को अपने साथ लेकर आऊंगा। वही उनसे बातों बातों में जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन्हें हुआ क्या है। घर में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई जिससे उनका अहम आहत हो गया हो? नहीं डॉक्टर, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई है भी नहीं। कभी कभी मिलने के लिए रिश्तेदार आ जाते हैं। इन्हें उनसे भी बात करना पसंद नहीं आता। रमेश जी के साथ जबरदस्ती ना किया करें। मिलने आने वालों को मैं नहीं रोक सकती, लेकिन इनसे दूर बिठाने की कोशिश जरूर करूंगी। इनके बदले व्यवहार से मैं बहुत आहत हो जाती हूँ। प्लीज कुछ कीजिए। 2 दिन बाद डॉक्टर गुप्ता अपने साथ मनोचिकित्सक विपिन को लेकर आ गए थे।
उन्हें देखकर रमेश जी ने पूछा, यह कौन है? मरीजों को देखने मेरे साथ कभी कभी विपिन जी भी चले आते हैं। मैं उनका दवाई से इलाज करता हूँ और ये बातों से। ये भी हमारे इलाज का एक हिस्सा है। ये सुनकर रमेश जी ने उनके लिए हाथ जोड़ दिए। आप कैसे हैं? एक अपाहिज आदमी कैसा हो सकता है? मानता हूँ तकलीफ आपके शरीर पर है, उसे मन पर मत लगने दीजिए। मन स्वस्थ हो तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। मेरी हालत अब मेरे जाने के बाद ही सुधरेगी। आप अपनी सोच बदलने की कोशिश कीजिए रमेश जी। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होता है, रमेश जी बोले। डॉक्टर विपिन ने उन्हें अपनी बातों में उलझा दिया था। तभी वहां उर्वशी पानी लेकर आ गई। रमेश जी के चेहरे के भाव देखकर उन्हें समझते देर न लगी कि वे पत्नी को लेकर परेशान हैं। लगता है घर वाले आप पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसी बात नहीं है, उर्वशी मेरा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखती है। यही बात मैं पचा नहीं पा रहा हूँ। इस औरत ने जीवन भर मेरे लिए इतना कुछ किया, अब जब मेरे करने का वक्त आया तो मेरी ऐसी हालत हो गई, मुझे ये सब सहन नहीं होता। क्या वे आपको लेकर परेशान रहती हैं? कुदरत का धन्यवाद कि मुझे उर्वशी जैसी पत्नी मिली है। उसने मेरी हालत को अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया है। जरा सोचिए, पति के रूप में उसे इस ढलती उम्र में क्या मिला? मैं अब उसे जीवन का कोई सुख नहीं दे सकता। क्या वे आपसे कुछ खास अपेक्षा रखती हैं? वह आज भी मेरे लिए पूरी तरह समर्पित है। यही सोचकर मैं परेशान हूँ। मेरे जीवन का अंत हो जाता तो कम से कम उर्वशी को कष्टों से मुक्ति मिल जाती। ऐसा नहीं सोचते। कभी उसकी नजरों से देखने की कोशिश कीजिए कि उनके लिए आप क्या हैं। उन्होंने आपसे दिलो जान से प्रेम किया है। आपका भी फर्ज बनता है उसके प्रेम का मान रखें। प्यार एक तरफा हो तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? मैंने उसके मन में बहुत सारी उम्मीदें जगाई थी। मुझे क्या पता था मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। अब मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकता। ये सोचकर मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे छोड़कर चली जाए, तब उसके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। मेरा क्या है, मैं ऐसी हालत में किसी अस्पताल के कोने में भी पड़ा रह सकता हूँ। ये आपकी सोच है, उसकी नहीं। दरवाजे पर खड़ी उर्वशी सब कुछ सुन रही थी। उसके लिए भी अपने को रोकना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह मुंह में रुमाल ठूस कर उसने अपनी हिचकियां रोकी। वह समझ गई रमेश जी उससे क्या चाहते हैं। ऐसी हालत में भी उन्हें अपने से ज्यादा पत्नी की चिंता खाई जा रही थी। डॉक्टर के समझाने का रमेश जी पर अच्छा असर पड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर गुप्ता विपिन को साथ लेकर चले गए। उनके जाते ही उर्वशी उनके लिए पानी लेकर आ गई। डॉक्टर के साथ बात करके उनका गला सूख गया था। उसने हौले से पानी का गिलास उठाकर उनके मुंह से लगाया तो रमेश जी अपने आप को रोक ना सके। उन्होंने उर्वशी का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उर्वशी भी उनके गले लगकर रो पड़ी। कुछ देर बाद अपने को संयत कर रमेश जी बोले, मुझे माफ कर दो उर्वशी, मैं स्वार्थी हो गया था। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो आपकी भावनाओं को समझ ना सकी। तुम्हें मेरे कारण इस उम्र में कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे अलावा मैं कुछ और सोच भी नहीं सकती। आइंदा कभी दूर जाने की बात मत कहना। उर्वशी बोली तो रमेश जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोले, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। मुझसे दूर मत जाना उर्वशी, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। उर्वशी ने बड़े प्यार से उनके माथे पर हाथ फेरा। एक बच्चे की तरह रमेश जी ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। रमेश जी को लगा जैसे उर्वशी के रूप में उनकी दिवंगत माँ उसे सहला रही है। उम्र के इस पड़ाव पर स्त्री के अनेक रूप में से उन्हें उर्वशी का वात्सल्य रूप स्पष्ट नजर आ रहा था।